गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में और राजस्थान के अफवाह तंत्र में भी दोस्तों हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम था दोस्तों बनास नदी। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। दोस्तों, टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि आज तक आपने कई बार चंबल नदी को दोस्तों पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन आज तक आपको चंबल नदी अच्छी तरह से समझ में नहीं आई होगी कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं और इसकी सहायक नदियों की भी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूज या बहुत सारे क्वेश्चन इस नदी को लेकर हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने पूरा मुझे विश्वास है कि आप एक बार इस पूरी वीडियो को देखना लास्ट तक और आपके हर डाउट आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सरल और साधारण भाषा में एक साधारण मानचित्र के द्वारा मैंने इस चंबल नदी के बारे में आपके सामने मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, चलो दोस्तों प्रारंभ करते हैं चंबल नदी को। देखिए दोस्तों, चंबल नदी का सबसे पहले अगर बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों ये देखिए चंबल नदी ये एक पहाड़ी है और पहाड़ी का नाम है जाना पावा की पहाड़ी। और जाना पावा की पहाड़ी कहाँ पे, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है, तो इंदौर जिले में। किस जिले में दोस्तों, इंदौर जिले में। ठीक है, अगर इंदौर जिले में भी अगर कस्बा पूछे तो महू कस्बा। कस्बा का नाम क्या है, महू कस्बा। तो याद रखना दोस्तों, चंबल नदी का जो उद्गम है वो है आपका जाना पावा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। क्लियर दोस्तों। प्रारंभ में यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश में ही इस नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों, और उस बांध का नाम है दोस्तों गांधी सागर बांध। क्या नाम है दोस्तों, गांधी सागर बांध। अब याद रखना दोस्तों, गांधी सागर बांध का निर्माण कहां पर किया गया, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है, तो दोस्तों मंदसौर। कहां पर, मंदसौर। तो कह सकते हैं हम कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है दोस्तों गांधी सागर बांध। क्लियर दोस्तों। इस बांध की क्या विशेषता है, तो देखिए दोस्तों, यह चंबल नदी पर सबसे पहले बनाया गया बांध था। इसका जो निर्माण है 1959 में करवाया। तो याद रखना दोस्तों, यह बांध कब बनकर तैयार हुआ, तो 1959 में। क्लियर। सबसे पहले चंबल नदी पे यही बांध बनाया गया था, गांधी सागर बांध। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। इसके बाद ये नदी देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में इस पर एक बांध बनाया गया। इसके बाद ये नदी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यह नदी आपके राजस्थान जिले में प्रवेश करती है। तो राजस्थान जिले में चंबल नदी किस स्थान से प्रवेश करती है, तो देखिए दोस्तों, आपको ये जो स्थान दिख रहा है यहां से आपकी चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और इस स्थान का नाम है चौरासीगढ़। क्या नाम है दोस्तों, चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ राजस्थान के किस जिले में आता है, तो दोस्तों ये आता है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पे आता है, चित्तौड़गढ़ में। तो कह सकते हैं देखिए दोस्तों, नदी का नाम भी किससे स्टार्ट है, च से, और इस स्थान का नाम भी क्या है, किससे स्टार्ट है, च से, और जिला भी किससे स्टार्ट है, च से। तो सारी की सारी बात ध्यान रखना दोस्तों, च से ही स्टार्ट है। चंबल नदी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। क्लियर दोस्तों। आगे जब ये राजस्थान में बहती है तो कुछ दूर आगे बहने के पश्चात राजस्थान में एक नदी है, इसकी सहायक नदी जो इसमें आके मिलती है दोस्तों, और उस नदी का नाम है दोस्तों बामनी या ब्राह्मणी नदी। तो दोनों ही शब्दों का ध्यान रखना दोस्तों, दोनों ही नाम है। इसको बामनी नदी भी बोलते हैं और ब्राह्मणी नदी भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा, ब्राह्मणी। और एक दोस्तों इसका नाम है बामनी। तो ये दोनों ही नाम है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो दोस्तों इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों हरिपुरा की पहाड़ियां हैं। और ये हरिपुरा की जो पहाड़ियां ये हैं आपकी चित्तौड़गढ़ जिले में। हरिपुरा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों बामनी या ब्राह्मणी नदी। और यह नदी देखिए इस स्थान पर आके किस में मिल जाती है, आपकी चंबल नदी में आके मिल जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि चंबल नदी में जो ये नदी इस स्थान पे आके मिलती है, इस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, भैंसरोडगढ़। क्या नाम है दोस्तों, भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ में ही यह नदी चित्तौड़गढ़ से निकलती है, हरिपुरा की पहाड़ियों से, और कुछ दूर बहने के पश्चात
चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में यह नदी आके किसमें मिल जाती है, आपकी चंबल नदी में। क्लियर। चंबल नदी और बावनी नदी के संगम पर इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। जलप्रपात का अर्थ होता है झरना, और उस झरने का नाम है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। किस जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। स्थान अगर पर्टिकुलर स्थान पूछे तो स्थान का नाम है दोस्तों भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दोस्तों, ये भैंसरोडगढ़। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले चूलिया जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर है, ऐसे भी अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना चंबल और बावनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। दोस्तों इस जलप्रपात की क्या प्रमुख विशेषता है, तो इसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो चूलिया जलप्रपात। कितनी मीटर ऊंचाई है दोस्तों इसकी, तो इसकी 18 मीटर है ऊंचाई। कितनी है दोस्तों, 18 मीटर। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए ये नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के पश्चात आगे बढ़ती है, और चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों इस पर एक बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। क्या नाम है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध बना दिया। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ दूर आगे बहने के पश्चात जब ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले से आपके कोटा जिले में प्रवेश करती है, तो कोटा जिले में इस नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। एक बांध का नाम है दोस्तों जवाहर सागर बांध, और एक बांध का नाम है दोस्तों देखिए कोटा बैराज बांध। तो कह सकते हैं कि चंबल नदी पर कुल अभी तक हमने बात की 4 बांधों की। कुल 4 बांध हैं, 3 तो आपके राजस्थान में हो गए और एक आपके मध्य प्रदेश में। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे। इधर से देखिए दोस्तों एक नदी निकल रही है, और इस नदी का नाम है दोस्तों आहू नदी। क्या नाम है दोस्तों, आहू नदी। और आहू नदी का उद्गम कहां से होता है, तो दोस्तों आहू नदी सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है। देखिए क्या नाम लिख रहा है, देखो दोस्तों सुसनेर क्षेत्र, यहाँ पर लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा तो सुसनेर। याद रखना अगर आपसे पूछे आहू नदी का उद्गम कहां से होता है, सुसनेर क्षेत्र विंध्याचल पर्वतमाला। पर्वतमाला का नाम विंध्याचल पर्वतमाला है। और किस राज्य से होता है, तो मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के सुसनेर क्षेत्र से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है दोस्तों आहू नदी, और यह नदी झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। और झालावाड़ जिले के जिस पर्टिकुलर स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी उस स्थान का नाम है दोस्तों नंदपुर। क्या नाम है, देखिए दोस्तों ये बह रही है, इसके बाद यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस स्थान का नाम है दोस्तों नंदपुर। तो झालावाड़ जिले के नंदपुर से आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों ये नदी आगे बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर गागरोन के पास में ये यहाँ पर आके इस नदी में मिलेगी। क्लियर दोस्तों। अब देखिए ये नदी कौन सी है, तो इधर देखिए दोस्तों यहाँ से मध्य प्रदेश का एक जगह है देवास। देवास है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों। इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। तो कह सकते हैं काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के देवास नामक स्थान से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात यह नदी आपके राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में जिस जगह से यह प्रवेश करेगी उस जगह का नाम है दोस्तों रायपुर। क्या नाम है, रायपुर। और रायपुर किस जिले में है, झालावाड़ जिले में। तो हम कह सकते हैं कि आपकी आहू नदी और काली सिंध नदी दोनों ही झालावाड़ जिले से ही राजस्थान में प्रवेश करती हैं। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों ये काली सिंध नदी यहाँ पर बह रही है। क्लियर। अब काली सिंध और आहू दोनों नदी आकर इस जगह पर मिल जाती है, और यह स्थान भी झालावाड़ में है, गागरोन नामक स्थान। कौन सा स्थान दोस्तों, गागरोन नामक स्थान। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों नदी मिल जाती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों इन दोनों की संयुक्त धारा को आगे हम काली सिंध नदी के नाम से जानते हैं। आगे ये नदी किस नाम से जानी जाती है, काली सिंध नाम से। क्लियर दोस्तों। और आगे ये नदी बह रही है, और इसके बाद देखिए दोस्तों ये इस स्थान पे जाके आपकी किसमें मिल जाएगी, चंबल नदी में। और ये स्थान कौन सा है, तो कोटा जिले में मिलती है, नानेरा। किसमें दोस्तों, कोटा जिले के नानेरा नामक स्थान पर काली सिंध नदी अपना जल किसमें डाल देती है, चंबल नदी में। क्लियर। देखिए दोस्तों आहू और काली सिंध नदी के संगम पर दोस्तों एक दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग है, और इस दुर्ग का नाम है गागरोन दुर्ग। बहुत बार कई बार
एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के तट पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, आहू और काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो आपका गागरोन दुर्ग स्थित है। और अगर आपसे पूछे गागरोन जो दुर्ग है किस जिले में है, तो आपको पता है दोस्तों झालावाड़ जिले में। कहाँ पे दोस्तों, झालावाड़ जिले में। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, गागरोन दुर्ग को हम जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो गागरोन दुर्ग राजस्थान का जल दुर्ग भी है। कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जल दुर्ग कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों आपका गागरोन दुर्ग है, ये कैसा है, आपका जल दुर्ग। क्लियर दोस्तों। कल पिछली वीडियो में हमने बात की थी, आप सभी को पता है कि गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर सामेल चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। तो अगर आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो गंभीरी और बेड़च। जबकि गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों आपकी काली सिंध और आहू। क्लियर। देखिए दोस्तों, आहू नदी गागरोन नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। इसके बाद इस नदी को किस नाम से जानते हैं हम, काली सिंध नदी के नाम से। तो ये काली सिंध नदी है, तो आहू किसकी सहायक नदी होगी दोस्तों, काली सिंध की, क्योंकि आहू नदी काली सिंध में अपना जल डाल देती है। इसके बाद ये आगे जो नदी बह रही है, इस नदी को किस नाम से जानते हैं हम, काली सिंध नदी के नाम से। तो अगर आपसे पूछे तो याद रखना, आहू जो नदी है वो किसकी सहायक नदी होगी, आपकी काली सिंध की। चंबल की सहायक नदी नहीं है दोस्तों आहू। आहू किस में मिल रही है, आपकी काली सिंध नदी में। इसके साथ देखिए दोस्तों, काली सिंध जो नदी है इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं। कौन सी है, तो देखिए दोस्तों, एक नदी है आपकी ये वाली नदी, और इस नदी का नाम है दोस्तों परवन नदी। ये जो नदी आ रही है दोस्तों, इस नदी का नाम है परवन नदी। देखिए दोस्तों, परवन जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों मालवा का पठार है, वहां से ये नदी आपकी निकलती है, परवन नदी। क्लियर दोस्तों। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, राजस्थान में 12 जिले से प्रवेश करती है, और 12 जिले से के जिस स्थान से प्रवेश करती है दोस्तों, उस स्थान का नाम है खारीबोर। क्या नाम है दोस्तों, खारीबोर। तो हम कह सकते हैं परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से होता है। इसके पश्चात यह नदी मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात आपके राजस्थान के 12 जिले के खारीबोर से प्रवेश करती है। क्लियर दोस्तों। कुछ दूर आगे बहने के पश्चात 12 जिले में इस नदी पर एक दुर्ग बना हुआ है दोस्तों, और उस दुर्ग का नाम है शेरगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, शेरगढ़ का दुर्ग। और इस दुर्ग को ही हम कह सकते हैं दोस्तों कोषवर्धन का दुर्ग। इस दुर्ग का ही एक नाम मिलता है दोस्तों, कोषवर्धन का दुर्ग। तो याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शेरगढ़ का दुर्ग या कोषवर्धन का दुर्ग किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, ये दुर्ग है, ये आपकी परवन नदी पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो शेरगढ़ का दुर्ग अगर पूछे या कोषवर्धन का दुर्ग पूछे, तो याद रखना दोस्तों, ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है, आपकी परवन नदी पर, और 12 जिले में। क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये परवन नदी बहती हुई 12 से बहती हुई कोटा जिले में प्रवेश करती है, और कोटा जिले के इस स्थान पर जिसका नाम है दोस्तों रामगढ़, रामगढ़ नामक स्थान पर यह परवन नदी अपना जल किस में लाके डाल देती है दोस्तों, काली सिंध में। किस में डालती है, काली सिंध में। तो देखिए दोस्तों, परवन जो नदी है ये भी किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की। यह चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों आपके जितने भी डाउट हैं, इन सारे डाउटों को आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अगर आपसे पूछे परवन नदी किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों किसकी है, काली सिंध की। क्योंकि ये पूरी नदी कौन सी नदी है, ये काली सिंध नदी है, जो अपना जल किस में डाल रही है, चंबल में। जबकि आहू नदी भी किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की। क्यों, आहू नदी दोस्तों आपके गागरोन नामक स्थान पर किस में जल डालती है, आपकी काली सिंध में। तो अभी हमने बात की कि परवन नदी और आहू नदी दोनों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा था, और ये दोनों ही काली सिंध की सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, काली सिंध नदी की कुछ और सहायक नदियां हैं जिनके बारे में और चर्चा करना चाहूंगा यहाँ आपसे। एक देखिए दोस्तों, ये नदी है, और इस नदी का नाम है दोस्तों उजाड़। क्या नाम है दोस्तों, उजाड़ नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक नदी आपकी ये है, इस नदी का नाम है दोस्तों चौली नदी, चौली या चवली। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक नदी है आपकी ये वाली, इस नदी का नाम है चंद्रभागा। कौन सी दोस्तों, चंद्रभागा। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक नदी आपकी ये वाली है, और इस नदी का नाम है दोस्तों आमझर। क्या नाम है दोस्तों, आमझर। तो हम अभी बात कर चुके हैं कि काली सिंध की लगभग 6 सहायक नदियों की हम बात कर चुके हैं दोस्तों। अभी आपने देखा होगा आहू,
परवन, उजाड़, चोली, आमझर और चंद्रभागा। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां आपकी काली सिंध की। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, काली सिंध नदी नानेरा कोटा में जाके अपना जल किसमें डाल देती है, चंबल नदी में। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछे गागरोन का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो आहू और किसके, काली सिंध के तट पर या संगम पर। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे शेरगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है, बारां जिले में स्थित है, किस नदी पर है, तो याद रखना दोस्तों, परवन नदी पर। क्लियर। तो आज हमने बात की, अभी हम बात कर चुके हैं चंबल की एक सहायक नदी जिसका नाम है काली सिंध, इसके बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चंबल की एक और सहायक नदी है और इस नदी का नाम है दोस्तों पार्वती नदी। क्या नाम है दोस्तों, पार्वती नदी। और पार्वती नदी है, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से होता है। देखिए दोस्तों, सीहोर क्षेत्र है और ये कहाँ पे आपकी, मध्य प्रदेश, यहाँ से आपकी निकलती है दोस्तों पार्वती नदी। और पार्वती नदी मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात 12 जिले से आपके राजस्थान में प्रवेश करती है। और 12 जिले के जिस स्थान से ये प्रवेश करती है दोस्तों, उस स्थान का नाम है छत्रपुर गांव है, करिया घाट है। तो या तो देखिए दोस्तों, ये आएगा आपके गांव का नाम, ये आएगा करिया घाट। तो याद रखना, पार्वती नदी छत्रपुर गांव करिया घाट 12 जिले से आपके राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पार्वती नदी पैसे स्टार्ट होता है इसका नाम। और देखिए दोस्तों, इसका मिलन भी देखिए पालिया कोटा में किसमें हो जाता है, चंबल नदी में। तो कह सकते हैं पार्वती नदी पालिया कोटा में अपना जल लाके किसमें डाल देती है, चंबल नदी में। अब हम बात करते हैं दोस्तों पार्वती की सहायक नदियों की। तो देखिए दोस्तों, पार्वती की भी 5-6 सहायक नदियां हैं। ये देखिए दोस्तों, एक नदी ये है, इस नदी का नाम है अंधेरी। क्या नाम है दोस्तों, अंधेरी नदी। एक नदी दोस्तों ये है, इस नदी का नाम है दोस्तों बैथली नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बैथली नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक है इस नदी, ये नदी है बरनी, और ये वाली है दोस्तों लहासी, और ये है दोस्तों डूबराज। तो अभी हम बात कर चुके हैं लगभग 5 सहायक नदियों की, बैथली, अंधेरी, बरनी, लहासी और डूबराज। और ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, पार्वती की। देखिए ये सारी की सारी अपना जल किस मिला के डाल रही है, पार्वती नदी में, यहाँ पर लाके डाल रही है। क्लियर दोस्तों। तो ये सारी की सारी पार्वती की सहायक नदी है, ना कि चंबल की। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब पार्वती नदी कहां पर अपना जल लाके चंबल में डालती है, तो पालिया कोटा में। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी साइड से एक और नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों कुन्नू या कुनोर। आपको एग्जाम में दोनों में से एक शब्द मिलेगा, या तो आपको मिलेगा दोस्तों कुन्नू और या मिलेगा आपको कुनोर। अब इस नदी का उद्गम भी दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश के जिस स्थान से होता है उस स्थान का नाम है दोस्तों गुना। गुना मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात दोस्तों यह नदी 12 जिले से ही आपके राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये नदी भी आपके 12 जिले से, ये 12 जिला है और 12 जिले में ये जो दोस्तों स्थान है, इस स्थान का नाम है मुसेरी। तो हम कह सकते हैं मुसेरी 12 से कुन्नू या कुनोर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपकी चंबल नदी में आके मिलती है, इस स्थान पर मिलती है। तो ये करौली जिले के अंदर आपकी चंबल नदी में आके मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, कुन्नू या कुनूर नदी का उद्गम स्थल पूछे तो गुना मध्य प्रदेश है। कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो मुसेरी गांव 12 जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। और करौली जिले में ये अपना जल किस में डाल देती है, चंबल नदी में। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम कुल 4 सहायक नदियों की बात कर चुके हैं चंबल की। पहली नदी तो हो गई दोस्तों कुन्नू या कुनोर। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक नदी हो गई पार्वती नदी, और एक नदी दोस्तों हो गई काली सिंध नदी। तो 3 नदी तो हो गई चंबल की, ये सहायक नदी। और इसके साथ दोस्तों एक नदी हो गई बामनी या ब्राह्मणी। तो कुल अभी तक हम 4 सहायक नदियों की बात कर चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक नदी इधर से निकल रही है और इस नदी का नाम है दोस्तों मेज नदी। पिछली बार ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि मेज जो नदी है ये कहां से निकलती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले से निकलती है और ये कोटा के भैंसलाना नामक स्थान पर अपना जल चंबल नदी में डाल देती है। तो देखिए दोस्तों, मेज नदी का उद्गम मांडलगढ़ है भीलवाड़ा जिले का, और ये नदी देखिए दोस्तों भैंसलाना कोटा इस स्थान है पे अपना जल डाल रही है चंबल नदी में। और इस स्थल का नाम है दोस्तों भैंसलाना कोटा।
तो हम कह सकते हैं कि चंबल नदी, ये नहीं सॉरी दोस्तों, मेज नदी अपना जल भेसलाना कोटा में किस में डाल देती है? चंबल नदी में। दोस्तों इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं और ये सहायक नदी ही पिछली बार क्वेश्चन में पूछी गई थी कि निम्नलिखित में से मेज नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पहले हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। तो एक सहायक नदी दोस्तों बाजन, क्या नाम है दोस्तों? बाजन। एक का नाम है दोस्तों कुराल, कुराल, और एक का नाम है दोस्तों मांगली। तो ये 3 सहायक नदियां आपकी किसकी? मेज की। मेज जो नदी है मांडलगढ़ से निकलती है और ये चंबल की सहायक नदी है। मेज नदी की 3 सहायक नदियां हैं, बाजन, कुराल और मांगली। दोस्तों मांगली नदी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि मांगली नदी पर बूंदी जिले में एक जलप्रपात बनाया गया है, झरना बनाया गया है, और उस झरने का नाम है दोस्तों भीमलत जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों? भीमलत जलप्रपात। ये क्वेश्चन पिछली बार दोस्तों राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों मांगली नदी पर स्थित है। कहां पर है? तो बूंदी जिले में है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों, पिछली बार जो पटवारी के एग्जाम लगी उसमें यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन निकला? क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से मेज नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन में 3 थे दोस्तों, बाजन, कुराल और मांगली। इसके अलावा दोस्तों चौथा था कुन्नू। तो याद रखना, कुन्नू और कुनूर अलग है, ये चंबल की सहायक नदी है, और ये जो कुराल है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? आपकी मेज की। क्लियर दोस्तों? तो ये आज हम बात कर चुके हैं लगभग चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की, साथ में सहायक नदियों की, अन्य सहायक नदियों की भी बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी बनास नदी के बारे में, बहुत विस्तृत रूप से बात की थी। तो देखिए दोस्तों, बनास चंबल की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी। अगर पूछा जाए चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो बता दिया जाता है आपको कि बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? बड़ी सहायक नदी है। तो देखिए दोस्तों, ये बनास नदी आ रही है और बनास नदी इस स्थान पे अपना जल किस में डाल देती है? चंबल नदी में। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक नदी है, इस नदी का नाम है सीप नदी। क्या नाम है? सीप। अगर नहीं दिखा तो नीचे लिख देता हूं, ये सीप है। और ये सीप नदी भी अपना जल लाकर इसी स्थान पर किस में डाल देती है? चंबल में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां पर 3 नदियां एक स्थान पर मिलती है उस जगह किसका निर्माण होता है? त्रिवेणी का निर्माण। तो दोस्तों बनास, सीप और चंबल तीनों नदी इस स्थान पर आकर मिलती हैं और यह स्थान आपके सवाई माधोपुर जिले में है। तो सवाई माधोपुर जिले में दोस्तों खंडार तहसील है और खंडार तहसील का एक गांव है पदरा गांव। गांव का नाम है दोस्तों पदरा गांव और उस स्थान का नाम है दोस्तों रामेश्वरम। तो हम कह सकते हैं कि चंबल, बनास और सीप नदी रामेश्वरम नामक स्थान पर आकर क्या करती हैं? त्रिवेणी का निर्माण करती है। और ये रामेश्वरम नामक स्थान किस गांव में है? पदरा गांव में। और पदरा गांव किस तहसील में है? खंडार तहसील में। और खंडार तहसील किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर जिले में। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जाकर ये त्रिवेणी का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हम माही नदी की हमने बात की थी तो माही नदी पर एक त्रिवेणी बनी थी, आप सभी को याद है दोस्तों, बेनेश्वर धाम नामक स्थान पर, और उसे हमने कहा था आदिवासियों का कुंभ। जबकि दोस्तों रामेश्वरम नामक स्थान को कहा जाता है मीनाओं का कुंभ। किसका कुंभ दोस्तों? मीनाओं का कुंभ। याद रखना, अगर आपसे पूछे आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं तो बेनेश्वर धाम को। अगर आपसे पूछे मीनाओं का कुंभ किसे कहा जाता है तो रामेश्वरम नामक स्थान को। क्लियर दोस्तों? पहली त्रिवेणी की हमने बात की थी दोस्तों, आपको पता है बिगौल में बनी थी दोस्तों, बनास, बेडच और मैनाल नदियों की। इसके बाद दोस्तों जब हमने पिछली वीडियो में बनास नदी की बात करी थी तो बनास नदी पर हमने 2 त्रिवेणी पढ़ी थी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अभी मैंने गलत बोल दिया। सबसे पहली जो त्रिवेणी की अगर हमने बात की थी दोस्तों तो वो हमने बात की थी माही नदी पर, और माही नदी पर बनी थी दोस्तों आपके बेनेश्वर नामक स्थान पर। बेनेश्वर नामक स्थान पर बनी थी, 3 नदियों ने बनाई थी, माही, सोम और चाखंडी। क्लियर दोस्तों? इसके बाद हमने दोस्तों बात की थी बनास नदी की। बनास नदी पर हम 2 त्रिवेणी की बात कर चुके हैं। एक थी दोस्तों आपके बिगौल भीलवाड़ा में और एक बात की थी हमने राजमहल टॉप में। और आज हम बात कर रहे हैं चौथी त्रिवेणी की जो चंबल नदी पर बन रही है। तो टोटल राजस्थान के अंदर 4 ही त्रिवेणियों का निर्माण होता है दोस्तों, 4 ही त्रिवेणी पाई जाती हैं और चारों त्रिवेणियों की हम बात कर चुके हैं। क्लियर दोस्तों? इसके साथ देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले
कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक त्रिवेणियों का निर्माण करती है? तो बनास नदी दोस्तों। बनास नदी पर 2 त्रिवेणी बनती है, माही नदी पर 1 त्रिवेणी बनती है और चंबल नदी पर 1 बनती है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद ये नदी आगे बढ़ रही है आपकी चंबल नदी, और चंबल नदी आगे बढ़ने के पश्चात देखिए दोस्तों यहां से आपके प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मुरादगंज नामक स्थान पर देखिए दोस्तों इधर से एक नदी आ रही है, और यह नदी है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी दोस्तों? यमुना नदी। तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा जिला है और उसका मुरादगंज नामक स्थान है, उस स्थान पर यह नदी अपना जल किस में डाल देती है दोस्तों? यमुना नदी में। क्लियर दोस्तों? आइए समझ में एक बार दोबारा देख लेते हैं, मेन इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक नदी है इसकी बामनी। क्लियर? एक है आपकी काली सिंध, एक है आपकी पार्वती, एक है दोस्तों कुन्नू, एक है सीप, एक है दोस्तों बनास, और है एक बची मेज। तो ये सारी की सारी इसकी क्या है? सहायक नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि चंबल नदी कुल कितने जिलों में प्रवाहित होती है, क्या है, तो आगे अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इधर से मैं साफ कर देता हूं। ये देखिए, अभी दोस्तों हम बात कर रहे थे कि चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बांधों की बात करते हैं। तो पहला बांध था दोस्तों आपका गांधी सागर बांध। अगर आपसे पूछे गांधी सागर जो बांध है ये कब बनाया गया, तो दोस्तों 1959 में। कब बनाया गया दोस्तों? 1959 में। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद अगर आपसे पूछे ये राज्य कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश जिले में है। कहां पे दोस्तों? मध्य प्रदेश जिले में। मध्य प्रदेश जिले में। क्लियर दोस्तों? इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश जिले के किस स्थान पे है, तो ये है आपके मंदसौर नामक स्थान पर। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों, चंबल नदी पर दूसरा बांध बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध का निर्माण दोस्तों 1960 में किया गया था, और ये आपके राजस्थान जिले में बनाया गया है। और राजस्थान जिले के किस स्थान पर है, तो रावत भाटा नामक स्थान पर। किस स्थान पर दोस्तों? रावत भाटा नामक स्थान पर। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक बांध बनाया गया था कोटा बैराज बांध, और ये कोटा बैराज बांध का निर्माण भी कब करवाया? 1960 में। ये कहाँ बनाया है? राजस्थान में। और किस जिले में है? आपके कोटा जिले में। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक बांध बनाया गया था जवाहर सागर बांध, और ये जवाहर सागर जो बांध है इसका निर्माण दोस्तों सबसे अंत में हुआ 1972 में। ये भी आपके राजस्थान में है, और ये भी आपके कोटा जिले में है। अब देखिए दोस्तों, इन बांधों की क्या विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध की हम बात कर चुके हैं, और राजस्थान के सबसे ऊंचे बांध की भी हम बात कर चुके हैं। जैसा कि हमने बात की थी माही नदी पर, तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध था दोस्तों माही बजाज सागर बांध, और इसके साथ ही माही की एक सहायक नदी थी दोस्तों जाखम नदी, और उस पर जाखम बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो लंबाई और ऊंचाई की दोस्तों हम बात कर चुके हैं। अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा तो माही बजाज सागर बांध, और सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो आपका जाखम बांध। आज हम बात करेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, क्षेत्रफल की दृष्टि से लंबाई इंटू चौड़ाई की अकॉर्डिंग। तो राजस्थान का दोस्तों सबसे बड़ा बांध है आपका राणा प्रताप सागर बांध। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध। और सबसे ऊंचा, तो आप जवाब दोगे दोस्तों जाखम बांध। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो किस नदी पर है? आपकी चंबल नदी पर। क्लियर दोस्तों? इसके साथ देखिए दोस्तों, ये जो जवाहर सागर बांध है ये कौन सा बांध है दोस्तों? पिकअप बांध। और पिकअप बांध के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, माही नदी जब पढ़ाई थी तो दोस्तों तब मैं बात कर चुका था कि पिकअप बांध किसे कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और चंबल नदी का पिकअप बांध कौन सा है? तो पिकअप बांध है आपका जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध दोस्तों? जवाहर सागर बांध। क्लियर? इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपसे पूछेगा राजस्थान के अंदर है राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों।
मैंने कहा कि चंबल नदी पर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तब आप जवाब दोगे कौन सा है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध। बाकी इन चारों अगर बांधों में हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा बांध है आपका गांधी सागर बांध। याद रखना दोस्तों, इन चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। लेकिन ये कहां पे, आपके मध्य प्रदेश में। क्लियर। तो इस नदी पर कुल 4 बांध हैं, जिनमें से एक बांध मध्य प्रदेश में है और 3 आपके राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे बड़ा बांध पूछा जाए चंबल नदी पर या राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, तो वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध। क्लियर दोस्तों। तो याद रखना, गांधी सागर जो बांध है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। साथ में ही दोस्तों इससे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्या उत्पन्न की जा रही है दोस्तों, जल विद्युत। तो साथ में याद रखना, गांधी सागर जो बांध है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है और इस बांध से जल विद्युत के साथ साथ दोस्तों सिंचाई दोनों सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, राणा प्रताप जो सागर बांध है रावत भाटा में है और इस बांध से दोस्तों परमाणु विद्युत बनाई जाती है। कौन सी विद्युत दोस्तों, परमाणु विद्युत। इसके साथ देखिए दोस्तों, कोटा बैराज जो बांध है इससे ओनली सिंचाई करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है दोस्तों, सिंचाई। और इसके साथ देखिए दोस्तों, जवाहर सागर जो बांध है इससे आपकी सिंचाई के साथ साथ दोस्तों जल विद्युत। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कोटा बैराज जो बांध है ये केवल इसका जल का उपयोग लिया जाता है ओनली सिंचाई में। किसमें, सिंचाई में। बाकी तीनों बांधों से सिंचाई और जल विद्युत की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। देखिए दोस्तों, जवाहर सागर बांध से सिंचाई और जल विद्युत है। इसके बाद देखिए दोस्तों, गांधी सागर बांध से भी जल विद्युत और सिंचाई है। इसके साथ देखिए दोस्तों, राणा प्रताप जो सागर बांध है इससे परमाणु विद्युत भी है, साथ में जल विद्युत और सिंचाई भी है। साथ में आपकी जल विद्युत और जल विद्युत के साथ क्या है, सिंचाई। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बांध है जिसके संपूर्ण पानी का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, कोटा बैराज। कौन सा बांध है, कोटा बैराज। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बांध है जिसके जल का उपयोग परमाणु विद्युत बनाने में किया जाता है, तो एकमात्र बांध है दोस्तों राजस्थान का राणा प्रताप सागर बांध, जिससे परमाणु विद्युत बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों, परमाणु विद्युत। तो याद रखना, क्लियर। बाकी तीनों बांधों से आपकी जल विद्युत बनाई जाती है। अब मैं देखिए दोस्तों क्या बात करने जा रहा हूं, चंबल जो नदी है इस पर एक परियोजना चलाई जा रही है और इस परियोजना का नाम है चंबल परियोजना। और ये जो चंबल परियोजना है ये 2 राज्यों की दोस्तों संयुक्त परियोजना है और ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों आपके राजस्थान की और एक आपके मध्य प्रदेश की। तो याद रखना, चंबल नदी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। दोस्तों राजस्थान का हिस्सा है इसमें 50% और मध्य प्रदेश का है दोस्तों 50%। कितना है दोस्तों, 50-50%। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि इन 3 बांधों पर क्या होती है, जल विद्युत उत्पन्न होती है और इस जल विद्युत का 50% मध्य प्रदेश देता है, 50% आपका राजस्थान देता है। तो देखिए दोस्तों, जवाहर सागर जो बांध है इससे कुल 99 मेगावाट की जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कितनी दोस्तों, 99 मेगावाट की जो जल विद्युत है वो उत्पन्न की जाती है आपके जवाहर सागर बांध से। इसके बाद देखिए दोस्तों, गांधी सागर जो बांध है इससे 115 मेगावाट की जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कितनी दोस्तों, 115 मेगावाट। तो दोस्तों जोड़ना, 115 प्लस 99, 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 11, 214। 214 के बाद दोस्तों लगभग 172 मेगावाट की जो जल विद्युत है वो उत्पन्न की जाती है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध से। तो दोस्तों 214 में 172, तो ये आ गए आपके 386 मेगावाट। तो याद रखना दोस्तों, ये जो 3 बांध है इन 3 बांधों से कुल कितनी जल विद्युत उत्पन्न हो रही है, तो दोस्तों 386 मेगावाट। कितनी हो रही है, 386 मेगावाट। जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट, राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट और गांधी सागर बांध से 155 मेगावाट।
तो कुल 386 मेगावाट की क्या होती है दोस्तों, जल विद्युत उत्पन्न। और इसका आधा हिस्सा आपके जाता है राजस्थान के हिस्से में और आधा जाता है आपके मध्य प्रदेश के हिस्से में। तो 386 का दोस्तों आधा हो जाता है आपका लगभग 193। तो याद रखो दोस्तों 193 मेगावाट जल विद्युत का प्रयोग करता है आपका राजस्थान और 193 मेगावाट जल विद्युत का प्रयोग करता है आपका मध्य प्रदेश। तो याद रखना दोस्तों, जिस तरह से हमने पढ़ा था पहले कि माही जो परियोजना है या माही बजाज सागर परियोजना दो राज्यों की परियोजना थी, गुजरात की और राजस्थान की, उसी प्रकार से दोस्तों चंबल परियोजना भी दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आपके राजस्थान की और एक है मध्य प्रदेश की। कितना कितना हिस्सा है ये हिस्सा भी याद रखना। इसके अलावा किस बांध से कितनी मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है या राजस्थान को इस परियोजना के तहत कितनी जल विद्युत मिलती है। जब दोस्तों ऊर्जा संसाधन वाला पाठ पढ़ेंगे हम तो उस चैप्टर में भी जल विद्युत आएगा, तो वहां पर भी हम चर्चा करेंगे और वो चर्चा हम यहाँ पे भी कर रही हैं। तो याद रखना दोस्तों, हम चंबल नदी पर कुल कितने बांध है, 4 बांध, एक मध्य प्रदेश में, 3 राजस्थान में। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा चंबल परियोजना किन दो राज्यों की हम बात कर चुके हैं दोस्तों। इसके साथ मैं आगे बात करना चाहूंगा चंबल नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों ये है 965 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 965 किलोमीटर है चंबल नदी की कुल लंबाई। तो राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ राजस्थान में ओनली 135 किलोमीटर है। कितने दोस्तों, 135 किलोमीटर। इसके साथ दोस्तों अगर आपसे पूछे कि चंबल जो नदी है ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो दोस्तों राज्यों की अगर बात करें तो आपने देखा चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है और इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये किसमें मिल जाती है, आपकी यमुना नदी में, मुरादगंज इटावा में। कहां पे मिलती है दोस्तों, मुरादगंज इटावा में जाकर यह नदी किसमें मिल जाती है, आपकी यमुना नदी में। तो कह सकते हैं कि चंबल नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में दोस्तों, 6 जिलों में। अब इन 6 जिलों की हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से यह प्रवेश करती है राजस्थान में। इसके बाद देखिए दोस्तों इसका जल जाता है आपके कोटा, इसके बाद ये आती है आपके बूंदी में, बूंदी के बाद देखिए दोस्तों ये आती है आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद दोस्तों ये जाती है आपके करौली और करौली के बाद देखिए दोस्तों ये आपके धौलपुर और धौलपुर के बाद ये चल जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें राजस्थान की 6 जिलों में आपकी चंबल नदी प्रवाहित होती है। कितने जिलों में दोस्तों, 6 जिलों में। इसके साथ देखिए दोस्तों अगर चंबल नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 965। इसके अलावा मैंने बताया राजस्थान में कुल कितनी है, 135। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि चंबल नदी चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में प्रवाहित होती है, तब इसकी लंबाई है इन 3 जिलों में 135। इसके बाद इन 3 जिलों में कितनी है, तो दोस्तों ये इन 3 जिलों में प्रवाहित नहीं होती। क्या होता है दोस्तों, इन 3 जिलों की सीमा है या हम कह सकते हैं कि इन 3 जिलों की जो बाउंड्री है कि मध्य प्रदेश से लगते हुए क्या है, जिले हैं राजस्थान के। जब हम राजस्थान की स्थिति, आकार और विस्तार की बात कर रहे थे तो दोस्तों हमने बात की थी राजस्थान की 10 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं और उसमें हम बात कर चुके हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन तीनों जिलों की सीमा किससे लगती है, आपके मध्य प्रदेश से। क्लियर दोस्तों। तो चंबल नदी जब सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में प्रवेश करती है तो यह इन जिलों की सीमा पर बहती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर बहती है और ये दोस्तों सीमा है 241 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 241 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि चित्तौड़, कोटा और बूंदी में तो इसकी लंबाई है 135। इसके बाद ये दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर बहती है। तो सवाई माधोपुर जिले, करौली और धौलपुर में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो याद रखना दोस्तों, चंबल नदी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। अंतरराज्यीय, 2 राज्यों के बीच सीमा बना रही है दोस्तों,
मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बना रही है। तो कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है दोस्तों? 241 किलोमीटर की। तो याद रखना कि चंबल जो नदी है ये अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। ठीक है दोस्तों, इस सीमा के बारे में पूछा जाता है कि कितनी सीमा बनाती है, तो दोस्तों 241। बाकी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा इसकी लंबाई कितनी है और राजस्थान में कितनी है। क्लियर दोस्तों? अगर पूछे कि 241 किलोमीटर की सीमा सवाई माधोपुर से लेके कहां तक बनाती है? धौलपुर तक। इसके बाद देखिए दोस्तों चंबल नदी के बारे में और अगर हम बात करना चाहें आगे, तो दोस्तों चंबल नदी के द्वारा सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन होता है। अब देखिए दोस्तों अवनालिका अपरदन क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अवनालिका अपरदन का मतलब है जो मिट्टी का जो अपरदन होता है, मिट्टी का जो कटाव है, वो सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है? आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। और इस अवनालिका अपरदन के कारण अर्थात मिट्टी के कटाव के कारण गहरे गड्ढों का निर्माण हो जाता है। गहरे गड्ढों का निर्माण हो जाता है। इन गड्ढों को ही दोस्तों हम बोलते हैं कंदराएं। इनको ही बोलते हैं दोस्तों हम बीहड़ भूमि। कौन सी भूमि दोस्तों? बीहड़ भूमि, या इनको ही उत्खात भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किया जाता है, जिसके कारण गहरे गड्ढों का क्या होता है? निर्माण होता है। और इन गहरे गड्ढों को हम दोस्तों कंदराएं, बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। अब ये दोस्तों ये कंदराएं या गहरे गड्ढे, इन गड्ढों में दोस्तों डाकू निवास करते हैं, क्योंकि जहां पर इस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है उस को क्षेत्र को हम दोस्तों डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जहां पर ये गहरे गड्ढे, कंदराएं, उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि पाई जाती है उस क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र। और जो डांग क्षेत्र होता है इसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया जा रहा है? आपकी चंबल नदी के कारण। और डांग क्षेत्र दोस्तों राजस्थान के 3 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से? अगर आपसे पूछ ले तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में क्या है? डांग क्षेत्र। तो याद रखना दोस्तों अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से डांग क्षेत्र में किस जिले को शामिल नहीं किया जाता, तो इन 3 जिलों को आपके इनको शामिल किया जाता है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा और किसी भी जिले को शामिल नहीं किया जाता। तो याद रखना कि जो चंबल नदी है ये अवनालिका अपरदन करती है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। और इसके कारण गहरे गड्ढे, कंदराएं, बीहड़ भूमि या उत्खात भूमियों का निर्माण होता है। और इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र, जो राजस्थान के प्रमुख 3 जिलों में पाए जाते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और दोस्तों इन गहरे गड्ढों में डाकू निवास करते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि डाकुओं की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? तो आपकी चंबल नदी को कह सकते हैं हम डाकुओं की शरण स्थली, क्योंकि इन गड्ढों में या ये जहाँ नदी प्रवाहित होती है उस वाले क्षेत्र में डाकू निवास करते हैं। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे कि चंबल जो नदी है इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो दोस्तों हम बात करते हैं कि चंबल नदी को और किस किस नामों से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों चंबल नदी के अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं तो एक इसका नाम मिलता है चर्मणवती। चर्मणवती। इसके बाद दोस्तों यह नदी 12 महीने प्रभावित होती है। इस नदी में हमेशा क्या रहता है? जल रहता है। इस कारण कभी ये नदी सूखती नहीं है, 12 के 12 महीने इसमें जल रहता है। इस कारण इस नदी को कहा जाता है सदा नीरा। इसके साथ दोस्तों 12 महीने ये नदी क्या करती है? रहती है, प्रवाहित होती है। इस कारण इस नदी को कहा जाता है दोस्तों 12 मासी। कौन सी नदी दोस्तों? 12 मासी। इसके साथ दोस्तों इस नदी को कामधेनु के नाम से भी जानती हैं। तो ये 4 नाम दोस्तों चंबल नदी के हैं, चर्मणवती, सदानीरा, 12 मासी और साथ में कामधेनु। दोस्तों ध्यान रखना ये है 12 मासी। और जबकि लूनी नदी थी दोस्तों बरसाती। कौन सी दोस्तों? बरसाती नदी थी लूनी नदी। और चंबल नदी कैसी? 12 मासी नदी। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे 2 तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन होगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी, अगर आपसे नदी के बारे में पूछे तो दोस्तों आपका जवाब होगा चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है आपकी चंबल नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा बनास। तब आपका आएगा दोस्तों जवाब बनास, क्योंकि बनास नदी राजस्थान से ही इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में दोस्तों अभी हमने देखा कि ये आपके पादरा गांव रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। और बनास नदी की लंबाई है दोस्तों 480। तो राजस्थान में पूरी तरह बहाव की दृष्टि से, अतः राजस्थान से ही उद्गम और राजस्थान में ही इसका क्या हो जाता है, मिलन। तो वो नदी है आपकी सबसे लंबी नदी बनास। और जब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, तब दोस्तों आप करोगे चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 965। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी कितने किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, तो दोस्तों 241 किलोमीटर की। आज दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा होगा कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंबल की सहायक नदी है आपकी बनास। तो बनास है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक नदी है आपकी मेज, और मेज के बाद देखिए दोस्तों एक नदी है आपकी बामनी या ब्राह्मणी, जिसका उद्गम दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों एक नदी है काली सिंध, काली सिंध। इसके बाद देखिए दोस्तों एक नदी है आपकी पार्वती, और पार्वती के बाद दोस्तों एक नदी है कुन्नू या कुनोर। क्लियर दोस्तों। तो ये सारी की सारी आपकी चंबल नदी की सहायक नदियां, बनास आ गई, मेज आ गई, बामनी आ गई, काली सिंध आ गई, पार्वती आ गई, कुन्नू आ गई। अब देखिए दोस्तों, परवन इसकी सहायक नदी नहीं है, आहू इसकी सहायक नदी नहीं है। तो मोस्टली ये पूछा जाता है, छोटी नदियों को बहुत कम पूछते हैं, लेकिन परवन या आहू से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, परवन और आहू ये दोनों ही किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा काली सिंध की और भी सहायक नदी है, जैसे उजाड़ है, चोली है, आमझर है और चंद्रभागा है। दोस्तों ये सारी नदी आप खुद एक बार स्वयं अपने हाथ से इस तरह का डायग्राम बनाओगे तो आपको सारी की सारी नदी एक बार याद हो जाएंगी, मेरे को पूर्ण विश्वास है दोस्तों। और देखिए जब हम नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे तो दोस्तों इन सारी नदियों पर छोटी छोटी नदी घाटी परियोजनाएं चल रही हैं, और जहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछेगा कि उजाड़ नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है, जैसे ये नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा भीमसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो उजाड़ नदी पर किस जिले में है, झालावाड़ में। चोली परियोजना किस नदी पर है, तो चोली नदी पर। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आगे जब हम नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो वहां पर ये हमारे बहुत ही काम में आने वाली चीजें हैं, तो आपको सारी की सारी चीजें याद करनी होंगी। तो दोस्तों आज हम चंबल नदी की अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। और देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में हमने सबसे पहले बात की थी चंबल नदी की, चंबल नदी की। तो दोस्तों आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आपको बनास नदी की, तो बनास किसकी सहायक नदी, चंबल नदी की। तो दोनों नदियों को दोस्तों एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, डायग्राम नहीं बनता, इसलिए मैंने अलग अलग पढ़ाया। तो पहली नदी है आपकी चंबल नदी, और दूसरी नदी है दोस्तों बाणगंगा नदी, जो अपना जल कहाँ ले जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी में। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कल बाणगंगा नदी के बारे में। क्लियर दोस्तों। इसके साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने, कि जिस प्रकार से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूं। और दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह चैनल आपकी सफलता में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देके जाएगा। आप लगातार मेरी वीडियो को दोस्तों देखते रहिए। साथ में दोस्तों जब आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आप लाइक करते हैं, जितने ज़्यादा लाइक मुझे मिलते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा उत्साह वर्धन बढ़ता है दोस्तों, और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ दोस्तों कल से मैं आपके सामने एक नई सब्जेक्ट के साथ दोबारा प्रारंभ होने जा रहा हूँ, नया वीडियो आने वाला है दोस्तों।
एक मेरे डेली 2 वीडियो आया करेंगे दोस्तों, एक आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित और साथ में कल मैं नेशनल ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट है पटवारी, रीट और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के नेशनल ज्योग्राफी भी है। तो मेरी लगातार आप वीडियो को देखें दोस्तों, पसंद आए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।